नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में प्यारे विद्यार्थियों ऋतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र उसमें ऋतिक काव्य का इतिहास उसके संदर्भ में हम प्यारे विद्यार्थियों आज हम एक प्रश्न देते हैं। ऋतिकाल का उचित नामकरण करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, यानी ऋतिकाल का नामकरण किस प्रकार हुआ और उसकी विशेषताओं के बारे में जो विशेषताएं प्यारे विद्यार्थियों हमने जो है पहले पढ़ ली है, फिर भी थोड़ा सा मोटा मोटा मैं आपको पॉइंट बता दूंगा। ठीक है, तो नामकरण के संदर्भ में कुछ बात करते हैं ऋतिक काव्य के। या फिर दूसरा प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है परीक्षा में, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल के लिए सुझाए गए विभिन्न नामों की समीक्षा कीजिए और बताइए आपकी दृष्टि में इसमें कौन सा नाम उपयुक्त है। तो ये यहाँ पर नामकरण से संबंधित है, उत्तर मध्य का ऋतिकाल को ही कहा जाता है। ठीक है, फिर ऋतिकाल के नामकरण के संबंध में एक प्रश्न अथवा में इस यानी जो अथवा में बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। प्रश्न का उत्तर एक ही है, ऋतिकाल नामकरण के संबंध में विविध विद्वानों के मतों की समीक्षा करनी है। कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है उनकी समीक्षा करते हुए ऋतिकाल की जो त्रुटियां हैं उन पर प्रकाश डालना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आता है। तो इसका उत्तर हम अब देखते हैं, इसका उत्तर किस प्रकार से आपको लिखना है। पहले थोड़ी भूमिका के रूप में हम इसके बारे में समझ लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि ऋतिकाल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम अगर प्रामाणिक रूप से व्यवस्थित रूप से अगर लिखने का श्रेय अगर जाता है तो वह आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का व्यवस्थित है वो इतिहास लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य का वैसे इतिहास लिखने के अनेक जो लेखक हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में जो प्रामाणिक माना जाता है जो व्यवस्थित क्रम से जिन्होंने लिखा वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने व्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयास है वो किया। तो यह आप भूमिका के रूप में लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल जी ने व्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयास किया और इसी क्रम में उन्होंने प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर, प्रवृत्तियों यानी विशेषताओं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने व्यवस्थित रूप से किस आधार पर किया, हर एक युग की जो प्रवृत्तियाँ थी, हर एक युग की जो विशेषताएं थी, उस विशेषताएं या प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के काल विभाजन को जो है 4 भागों में बांटा। तो वो इस प्रकार से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सबसे पहले काल को वीर गाथा काल कहा, वीर गाथा काल, जो कि संवत 1050 से लेकर 1375 तक था, 1050 से 1375 संवत तक विक्रमी तक। दूसरा था भक्ति काल, भक्ति काल था वो 1375 से लेकर 1700 विक्रमी तक। तीसरा काल ऋतिकाल जो कि 1700 से लेकर के 1900 तक था, और ये ईस्वी सन में नहीं है, विक्रमी संवत में है। ईस्वी सन निकालने के लिए 57 इसमें घटा देंगे तो ईस्वी सन आ जाता है। ठीक है, तो ये विक्रम संवत है। गद्य काल, चौथा जो काल है गद्य काल जिसको हम आधुनिक काल बोलते हैं, वो 1900 से लेकर के अब तक। तो ये जो काल का जो विभाजन है वो आपको लिखना है परीक्षा में। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल का नाम ऋतिकाल कहा। ये ऋतिकाल जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्य काल को ऋतिकाल नाम दिया, नाम दिया या पुकारा या अभिनीत किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुक्ल जी ने उत्तर मध्य काल का नाम क्या रखा, ऋतिकाल। ये आप लाइन लिख लेंगे। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ के प्रकाशन के उपरांत तो बहुत दिनों तक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में ऋतिकाल नाम ही प्रचलित रहा। यानी शुक्ल जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसके बाद काफ़ी दिनों तक, कई दिनों तक जो है हिंदी साहित्य के ये जो इतिहास का जो लेखक थे उन्होंने ऋतिकाल का नाम ही क्या किया, प्रचलित है वो रहा, ऋतिकाल ही नाम रहा। बाद में कालांतर में यानी बाद में इसको कई कवियों ने श्रृंगार काल, कला काल, अलंकार काल के नाम से संबोधित किया। यानी कई दिनों तक तो जो शुक्ल जी ने इस उत्तर मध्य काल को जो ऋतिकाल नाम दिया वही चला। फिर
कुछ समय बाद में कालांतर में जो है कुछ लेखकों ने इस रीतिकाल को क्या क्या नाम दिया। रीतिकाल ने, कुछ विद्वानों ने इस रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, कुछ ने इसको कला काल कहा, कुछ ने इसको अलंकृत काल कहा। तो इस प्रकार से नाम है वो दिए। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो है नाम रीतिकाल का नामकरण किया, यानी नाम दिया। किसी ने कहा कि ये रीतिकाल नाम नहीं है, रीतिकाल की जगह ये श्रृंगार काल नाम होना चाहिए। जो अपने अपने अनुसार है वो उन्होंने जो साहित्य इतिहास जो इतिहास ग्रंथ जिन्होंने लिखा, इन्होंने अपने अपने ढंग से नाम दिए, नामकरण किया रीतिकाल का। किसी ने इसको श्रृंगार काल कहा, किसी ने कला काल, अलंकार काल इस नाम से संबोधित किया जाने लगा। डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी एक आलोचक है, डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी, इन्होंने कहा, क्या कहा, इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है आपको। रीतिकाल को हास्य युग नाम दिया इन्होंने। रीतिकाल को हास्य युग, इसमें कमी हुई, हास हुआ, तो हास्य युग का नाम इन्होंने दिया डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी ने। तो लेकिन ये जो हास्य युग नाम था वो एकदम से ही अनुपयुक्त था, बिल्कुल अनुपयुक्त था, क्योंकि रीतिकाल में अगर भाषा शैली की दृष्टि से बात की जाए तो भाषा शैली जो है रीति परंपरा को स्थापित करने की बात हो तो वो इस काल में बहुत अधिक की गई थी। इसीलिए इसको हास नहीं कह सकते, कम नहीं कह सकते, यानी कमी नहीं थी किसी भी चीज़ में। भाषा शैली की दृष्टि से रीति परंपरा स्थापित करने के विचार से इस काल का बहुत ही महत्व है। भाषा शैली की दृष्टि से, रीति परंपरा की दृष्टि से रीतिकाल का जो है अलग ही अपना हिंदी साहित्य में महत्व है। तो इस प्रकार से इसको हम हास काल नाम नहीं दे सकते, तो ये अनुपयुक्त है। ये विद्वान ने कहा कि ये अनुपयुक्त नाम दिया है डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी जी ने। इसी प्रकार से अलंकार काल या फिर अलंकृत काल या कला काल के नाम मानने वाले की संख्या भी कुछ कम नहीं है। कई जो विद्वान हैं उन्होंने इसको क्षमा करना, इस काल को अलंकार काल या फिर अलंकृत काल, किसी ने इसको अलंकृत काल कहा, किसी ने इनको अलंकार काल भी कहा। अलंकार कह दो, अलंकृत कह दो, तो अलंकार काल, रीतिकाल को अलंकृत काल या अलंकार काल जो नाम दिया, या कला काल के नाम से जो है के संबंध में कोई पुष्ट आधार उन्होंने नहीं दिए, कोई मजबूत आधार जो नाम तो दे दिए लेकिन पूरी तरह से इसके पीछे जो प्रामाणिकता थी वो ठीक प्रकार से नहीं दे पाए वो लोग। तो इसीलिए उनके नाम को जो है नहीं लिया गया, अर्थात केवल उनका नामकरण जरूर उन्होंने दिया था लेकिन रीतिकाल को सर्व प्रमुख माना गया। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल मानने वालों की संख्या भी कुछ कम नहीं थी। कई लोग अब रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया क्योंकि उस काल में, रीतिकाल में ज़्यादातर रचनाएं श्रृंगार की थी। श्रृंगार से संबंधित नायक नायिकाओं के जो संयोग और वियोग पक्ष को लेकर के ज़्यादा कविताएं लिखी गई थी। तो इस कारण से कई विद्वान ये मानते हैं कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाना चाहिए। तो ये भी जो श्रृंगार काल कहने वालों की संख्या भी ज़्यादा थी। और अतः हमें यह देखना है कि उत्तर मध्य काल को किस नाम से अभिहित किया जाए। तो इस बारे में हम अब जानकारी करेंगे कि उत्तर मध्य काल को रीतिकाल नाम देना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से पहला जो पॉइंट हमें इसको इस प्रकार से परीक्षा में आपको लिखना है, ये इतना तो आधार जो भूमि है या भूमिका के रूप में आपको लिखना है जो मैंने अभी आपको बताया है प्यारे विद्यार्थियों। फिर रीतिकाल नामकरण, उसका औचित्य कि रीतिकाल का नामकरण करने के पीछे क्या औचित्य था, क्या यह सही है, उचित है। तो आचार्य रामचंद्र, ये आप हर शब्द को आप सुनते जाइए और इसको नोट करना प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को रीतिकाल कहना अधिक उपयुक्त समझा। सबसे पहले रीतिकाल को जो नाम देने वाले थे ये थे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि इस काल को रीतिकाल नाम देना अधिक उपयुक्त समझा इन्होंने। उनके कथनानुसार या शुक्ल जी ने ये बात कही इस विषय में, इस रीतिकाल के लिए क्या कही, इन्वर्टेड कोमा, इस काल में रीति ग्रंथों का प्रणयन अधिक हुआ। क्यों कहा शुक्ल जी ने इस काल को रीतिकाल नाम? तो रीतिकाल नाम देने के पीछे इनका ये तर्क था कि इस काल में जो है लक्षण ग्रंथों की रचना खूब हुई थी, रीति ग्रंथों की रचना ज़्यादा हुई थी। किसकी? रीति ग्रंथों की रचना होने के कारण, रीति ग्रंथों की
रचना अधिक हुई थी। रीति ग्रंथों की रचना अधिक हुई थी, इस कारण से शुक्ल जी ने इसका नाम क्या रखा, रीतिकाल। ठीक है, तो ये इनका तर्क था। रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। ये कौन मान रहे हैं, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि रीति ग्रंथों के रचयिता जो थे, कवि या लेखक जो थे, वो कर्ता मतलब जो करने वाले रीति ग्रंथों के रचनाकार थे, वो भावुक थे, सहृदय थे और निपुण कवि थे। और उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य ये हुआ कि रसों यानी विशेषतः श्रृंगार रस और अलंकारों में बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्राप्त हुए हैं। तो ये इन्वर्टेड कोमा में आपको लिखना यानी उद्धरण चिन्ह में कि एक बार पुनः मैं बोल देता हूँ कि उनके कथनानुसार इस काल में रीति ग्रंथों का प्रणयन अधिक हुआ, रीति ग्रंथों की रचना हुई। और ये आपको आगे वो लिखना है कि रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य ये हुआ है कि रसों यानी विशेषतः श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्राप्त हुए हैं। परिमाण में ना मात्रा में, तो हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण मात्रा में प्राप्त हुए हैं, खड़ी पाई और इन्वर्टेड कोमा बंद। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है। शुक्ल जी ने इस काल की काव्य पद्धति पर विचार करते हुए इसको रीतिकाल कहा। शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने जो है इस रीतिकाल के काव्य पद्धति पर विचार किया और काव्य पद्धति पर विचार करते हुए, काव्य शैली पर विचार करते हुए इस काल का नाम रीतिकाल रखा गया। ठीक है, रीतिकाल रखा। ठीक है, तो ये बात आप लिख देना, समझ में आ गई होगी आपको। साथ ही ये स्पष्ट लिखा उन्होंने, ये भी इन्वर्टेड कोमा में बात है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता इस काल में हुई। वास्तव में शुक्ल जी मानते हैं कि वास्तव में इस काल में श्रृंगार और वीर रस की जो कविता इस काल में ज़्यादा हुई है। इस काल में श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता तो श्रृंगार रस की ही रही। इस विचार से यदि इस काल को कोई श्रृंगार काल कहे तो कहा जा सकता है कि श्रृंगार रस की ज़्यादा यहाँ पर प्रधानता रही, तो इस आधार पर कोई इस काल को श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ये बात शुक्ल जी भी मानते हैं। अब देखिए श्रृंगार काल का नामकरण के समीक्षा। तो ये आप रीतिकाल के नामकरण के औचित्य के संदर्भ में जो बातें बताई वो लिख देना। फिर है अगली बात, श्रृंगार काल नामकरण की समीक्षा। श्रृंगार काल आखिर नाम क्यों पड़ा? श्रृंगार काल के नामकरण की समीक्षा अगर करते हम, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, नाम आता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने इस काल को नाम श्रृंगार काल दिया। रीतिकाल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल कहा। किसने कहा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, क्षमा करना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। ठीक है, रीतिकाल को क्या कहा? श्रृंगार काल। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि ये इन्वर्टेड कोमा में बात लिखनी है आपको, मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है, वो कह रहे हैं, ये इन्वर्टेड कोमा में आपको बात लिखनी है। क्या कहते हैं अपने विचार कि राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण, समादृत का मतलब समान आदर प्राप्त करने के कारण, समादृत ये शब्द ऐसा है, समादृत, जनता द्वारा समादृत, दोबारा सुन लीजिए, राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमय हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं
उसके सामने दब सी गई। इस प्रकार से ये खड़ी पाई करके लिख करके इन्वर्टेड कोमा बंद हो जाएगा, यानी उद्धरण चिन्ह बंद कर देना है। तो ये जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के विचार है कि राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत के होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमय हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गई। यानी ये कहना चाहते हैं कि जो है रीतिकाल की जो कवि थे वो केवल राजा महाराजाओं से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कविता लिखने लगे, यानी जो कविता थी उस समय की वो जो कवि थे वो राजाओं से पुरस्कार पाने के लिए और जनता द्वारा ज़्यादा आदर देने के कारण जो है रीतिकाल की कविता है वो उसमें श्रृंगार रस से वो ओतप्रोत हो गई, श्रृंगार रस से वो भर गई और इस प्रकार से उस श्रृंगार रस के सामने अन्य कविता है वो एक तरह से दब सी गई, यानी अन्य प्रकार की जो कविताएं और रसों की जो कविताएं हैं वो थोड़ी दब सी गई थी। तो इस प्रकार के भाव डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है उन्होंने लिखा है। आगे देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी क्या कह रहे हैं, इन्होंने भी ये बात लिखी, इसको भी इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, यानी उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे इसको कि क्या लिखा है। इन्होंने क्या कहा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते हुए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते हुए इतिहासकारों ने रीतिकाल के भीतर, इतिहासकारों ने रीतिकाल के भीतर कुछ ऐसे कवियों को फुटकर खातों में डाल दिया जो रीतिकाल की अधिक व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार या प्रेम के उन्मत्त गायक थे। इसमें आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा का नाम आता है। अतः रीतिकाल में उपविभाग का मार्ग संकीर्ण ही है, उपविभाग का मार्ग संकीर्ण है और इस प्रकार चाहे जिस दृष्टि से भी देखें अलंकार काल और रीतिकाल नाम उचित प्रतीत नहीं होते, उन्हें हटाने की आवश्यकता है और उनके स्थान पर श्रृंगार काल की स्पष्ट अपेक्षा जान पड़ती है। खड़ी पाई और यूनिटेड कोमा बंद। तो ये जो बात है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कही। एक बार पुनः मैं इस कथन को आपके सामने बोल करके सुना रहा हूँ, सुनिए कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के कथनानुसार इन्वर्टेड कोमा कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते हुए इतिहासकारों ने रीतिकाल के भीतर कुछ ऐसे कवियों को जो फुटकर खातों में डाल दिया, ऐसे कवियों को फुटकर खातों में डाल दिया है जो रीतिकाल की अधिक व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार या प्रेम के उन्मत्त गायक थे, यानी वो रीतिकाल की प्रवृत्ति श्रृंगार या प्रेम के उन्मत्त गायक थे। इसमें आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा का नाम आता है। अतः रीति में उपविभाग का मार्ग संकीर्ण ही है। इस प्रकार चाहे जिस दृष्टि से देखें अलंकार काल और रीतिकाल नाम उचित प्रतीत नहीं होते, उन्हें हटाने की आवश्यकता है और उनके स्थान पर श्रृंगार काल की स्पष्ट अपेक्षा जान पड़ती है। और इस प्रकार से ये उद्धरण चिन्ह में बात लिखी है। तो ये आप किसके विचार हैं, ये विचार आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के श्रृंगार काल नामकरण की समीक्षा में आपको लिखना है। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में जो अन्य आपत्तियां उठाई गई वो उनकी चर्चा और देख लीजिए। रीतिकाल के बारे में जो अन्य आपत्तियां थी नामकरण के संबंध में, तो वो देखिए उत्तर मध्य काल में केवल लक्षण ग्रंथ ही नहीं लिखे गए, उत्तर मध्य काल में केवल लक्षण ग्रंथ ही नहीं लिखे गए, रीति मुक्त रचनाएं भी हुई। ये भी है, 3 धाराएं थी रीतिकाल में, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराएं। तो यहाँ पर उत्तर मध्य काल में जो केवल लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं हुई या नहीं लिखे गए, अपितु रीति मुक्त रचनाएं भी लिखी गई। इस काल में हम 4 प्रकार के कवि देखते हैं। इस प्रकार से हम रीति काल में 4 प्रकार के कवि देखते हैं, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि और वीर रस के कवि रचना करने वाले। तो 4 प्रकार की श्रेणियां हो गई, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और वीर रस। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की श्रेणियां या रीति काल में हमें देखने को मिलती है। 4 प्रकार के जो कवि हैं श्रेणियां उनकी देखने को मिलती है। इसीलिए रीति काल नाम से
इन सब प्रकार की रचनाओं का बोध नहीं होता। अगर ऋतिकाल, इसलिए ऋतिकाल के नाम से इन सब प्रकार की रचनाओं का बोध हमें नहीं होता। साथ ही इस काल की प्रमुख वृत्तियाँ श्रृंगार और प्रेम का बोध भी इस नाम के साथ नहीं हो पाता है। श्रृंगार और प्रेम का बोध भी, ज्ञान भी हमें नहीं हो पाता है। किंतु इस काल को श्रृंगार काल कहने से इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति का बोध हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य केवल अगर श्रृंगार काल ही नाम रखें तो फिर ऊपर वाली जो रीति से संबंधित जो बातें हैं, रीति, बद्ध रीति, सिद्ध, वीर रस, ये चीज़ें हैं वो नहीं आएगी। केवल श्रृंगार वाली बात ज़रूर इसमें आ सकती है, लेकिन और चीज़ें नहीं आएगी। श्रृंगार और प्रेम का बोध भी इसका नाम से नहीं होता। जो केवल श्रृंगार काल अगर नाम रीति काल को रखें तो उससे फिर श्रृंगार और प्रेम का बोध भी इस काल से नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य इस काल को श्रृंगार काल कहने से इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति का बोध हो जाता है। इस कारण से कि ये केवल रीतिबद्ध कवियों ने ही श्रृंगार का वर्णन नहीं किया। इस कारण ये है, कारण क्या है कि केवल रीतिबद्ध कवियों ने ही श्रृंगार का वर्णन नहीं किया, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों ने भी श्रृंगार और प्रेम का वर्णन किया है। मूल बात ये बताना चाहते हैं कि जो तीन श्रेणियां हैं, जो रीतिबद्ध कवि है केवल उन्होंने ही श्रृंगार का वर्णन नहीं किया, रीति सिद्ध कवियों ने भी किया और रीति मुक्त कवियों ने भी श्रृंगार का वर्णन है वो किया। तो इसलिए केवल श्रृंगार का नाम देना उचित नहीं है, ये बात इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। और जो है श्रृंगार काल के नामकरण के विरुद्ध ये कहा जा सकता है, अगर श्रृंगार काल नाम नहीं रखे तो इसके विरुद्ध ये बात कही जा सकती है कि इस नामकरण से एक तो श्रृंगार के अतिरिक्त वीर आदि अन्य रसों के अभिव्यक्ति को इसमें स्थान नहीं मिला। श्रृंगार अगर नाम लिखे तो केवल श्रृंगार की ही बात आ गई, तो उसमें वीर रस और अन्य जो रस है वो इसमें नहीं आएंगे, तो इसीलिए अनुपयुक्त है ये नाम। तो ये बात इसमें बताया कि इस काल में श्रृंगार जो रस के अगर बात करें, नामकरण के विरुद्ध अगर बात करें तो इस नामकरण से एक तो श्रृंगार के अतिरिक्त वीर आदि अन्य रसों के अभिव्यक्ति को इसमें स्थान नहीं मिलता, तथा इस काल में श्रृंगार रस के संपूर्ण अंगों का विवेचन भी नहीं हुआ है। इस नाम से इस काल की रीतिवादी जो प्रवृत्ति का भी परिचय हमें नहीं मिलता, तो इसीलिए ये जो नाम है वो अनुपयुक्त है या इसको भी मान्यता नहीं मिली जितनी रीति काल को मिली थी। तो श्रृंगार रस से के संपूर्ण अंगों का विवेचन भी नहीं हुआ श्रृंगार के अलावा या इस काल में, और इसके नाम से इस काल की जो रीतिवादी प्रवृत्ति का परिचय भी हमें नहीं मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है इसमें आज जो है हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। आगे के जो पॉइंट है और इसकी थोड़ी विशेषताओं की जो पॉइंट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो प्रश्न है वो परीक्षा में आ सकता है। रीतिकाल का उचित नामकरण देते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कई बार ये प्रश्न आता है रीतिकाल नामकरण के संबंध में विविध विद्वानों की मतों की समीक्षा, इसमें बताना कि रीतिकाल का नाम क्या नाम दिए, क्या विद्वानों ने क्या क्या समीक्षाएं की इस नाम से। केवल शुरू में केवल रीतिकाल नाम नहीं आया, रीतिकाल के अलावा भी नामकरण हुआ था। रीतिकाल का श्रृंगार काल भी कई कवि लेखकों ने कहा, कई आलोचकों ने इसको अलंकृत काल भी कहा, अलंकार काल भी कहा, कला काल भी कहा। तो इस तरह से रीतिकाल को अलग अलग नामों से अभिहित किया गया। तो ये हमें समीक्षा करनी, आलोचनात्मक समीक्षा इसमें करनी पड़ेगी। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे इसी प्रश्न के आगे के बिंदुओं को लेकर के, उनकी व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इस प्रश्न को ठीक से जितना पढ़ाया उतना आप पढ़ें, नोट्स करें। जो भी मैंने बताया बोल करके मौखिक रूप से उनको आप लिखें और इस प्रश्न को तैयार करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।